हेलो ऑल, वेलकम बैक। इस वीडियो सीरीज़ में हम बेसिकली सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे फोकस करेंगे। सी स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहूँगी आपको बताने में कि कंप्यूटर के इंटरनल्स क्या होते हैं। जब भी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखते हैं तो लिखकर रन करने के बाद एक्चुअल में होता क्या है, किस तरह से वो प्रोग्राम कन्वर्ट होता है, किस तरह से वो प्रोग्राम रन होता है और इसी तरह की कुछ बातें। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ेंगे वो हम किसी कंप्यूटर पे ही एग्जीक्यूट करेंगे, राइट। तो सबसे पहले जानते हैं कि कंप्यूटर होता क्या है। तो कंप्यूटर एक डिवाइस है जो कैपेबल है हमारी कंप्यूटेशंस को परफॉर्म करने में। ठीक है, अगर देखा जाए तो कंप्यूटर एकदम डम्ब मशीन है, उसे कुछ नहीं पता। वो ही करेगी जो आप उसे करने के लिए कहेंगे। ठीक है, और किस तरह से हम कह सकते हैं कुछ करने के लिए? थ्रू प्रोग्राम्स, राइट। सो कंप्यूटर प्रोसेस डेटा अंडर द कंट्रोल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस विच आर कॉल्ड कंट्रोल प्रोग्राम्स। जब भी हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं, उसे एग्जीक्यूट करते हैं, तो प्रोग्राम होता क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करेंगे कि आप ये ऑपरेशन परफॉर्म करो। ठीक है, और इस पूरे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को ही प्रोग्राम कहा जाता है। और कंप्यूटर क्या करेगा? जो भी आप इंस्ट्रक्शंस देंगे अकॉर्डिंगली वो काम करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि हम ये चाहते हैं कि किसी भी नंबर को ऑड या इवन चेक कर दे कंप्यूटर, तो एक्चुअल में आपको एक प्रोग्राम लिखना होगा। ठीक है, तो जो मेथड है जो चेक करेगी कि ये प्रोग्राम ऑड है, ये नंबर ऑड है या इवन है, उस मेथड को हम कहते हैं एल्गोरिथम, राइट। और उस एल्गोरिथम को जो हम इम्प्लीमेंट करते हैं, राइट, उस एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं और उन इंस्ट्रक्शंस को प्रोग्राम कहा जाता है। ठीक है, तो ये हुई एक बात। उसके बाद हम देखते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर वो सारे डिवाइसेस जिसे आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, जैसे कि आपका कीबोर्ड, आपकी स्क्रीन, माउस, जितने भी आप यूएसबी डिवाइसेस यूज़ करते हैं, आपकी पेन ड्राइव, सीडी, डिस्क, मेमोरी, इस तरह की सभी चीज़ें को हार्डवेयर कहते हैं। और सॉफ्टवेयर जिन्हें आप छू नहीं सकते, ठीक है, जिन्हें जो प्रोग्राम्स होते हैं कंप्यूटर में, वो सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। अब अगर हम कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो जनरली 6 यूनिट में हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। तो एक जो पूरा कंप्यूटर होता है उसमें इनपुट यूनिट होती है। इनपुट मतलब वो सारे डिवाइसेस जिससे कि कंप्यूटर में हम कुछ इनपुट दे सकते हैं। जैसे कि कीबोर्ड की प्रेस करके हम कुछ इनपुट देते हैं, माउस क्लिक करके हम कुछ इनपुट दे सकते हैं। अगर आपके पास टच स्क्रीन है तो आप उसका यूज़ करके डिजिटल पेन के थ्रू कुछ इनपुट दे सकते हैं। तो ये सारे जो हार्डवेयर्स हैं ये इनपुट यूनिट में आते हैं। आउटपुट यूनिट मतलब जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, जो विजिबल हो रहा है। ठीक है, तो या तो आपकी स्क्रीन जिस पे आप आउटपुट देख सकते हैं, या कोई दूसरा डिवाइस जिस पे आपको दिख जाएगा कि आपने ये की प्रेस करी तो ये डिवाइस ऐसे मूव हो रहा है। ठीक है, तो उस तरह की कुछ चीज़ें, या प्रिंटर, जैसे आपने यहाँ से कमांड दिया तो वहाँ पे आपको प्रिंट निकलेगा, तो वो भी एक तरह का आउटपुट है। तो इनपुट यूनिट मतलब जिससे हम सिस्टम को कमांड देते हैं, हम जिससे इनपुट देंगे। आउटपुट मतलब जो प्रोसेस होके बाहर हमें दिखेगा वो आउटपुट यूनिट में आएगा। फिर होती है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट बेसिकली रैम इसे कहा जाता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, अब यहाँ बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो हार्ड डिस्क होती है उसे ही लोग मेमोरी समझने लगते हैं। तो मेमोरी यूनिट का यहाँ बेसिकली मतलब है रैम से। ठीक है, जिसे हम रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। तो कोई भी प्रोग्राम जो हम एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं सिस्टम से, वो पहले रैम में आता है। और जो हमारा सीपीयू होता है, ठीक है, सीपीयू जो कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है, जो एक्चुअली हमारे इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है, वो सारी चीज़ें कहाँ से उठाता है? रैम से उठाता है, मेमोरी यूनिट से उठाता है। तो जो रैम होती है, ठीक है, वो क्या होती है? बेसिकली वो काफ़ी रैपिडली एक्सेसिबल होती है। उसकी कैपेसिटी डेफिनेटली कम होती है। जो जितना जल्दी एक्सेसिबल होगा उसकी कैपेसिटी कम होगी,
उसकी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा होगी। ये बेसिकली जो भी हम इंफॉर्मेशन देते हैं उसे स्टोर करती है, जो भी हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो यहाँ स्टोर होते हैं। कोई भी प्रोग्राम ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन यहाँ स्टोर होता है, उसका डेटा भी, उसका कोड भी, ठीक है। उसके बाद होता है हमारा ALU, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। जनरली जो हमारा CPU होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, उसी में ALU भी अटैच होता है। तो बेसिकली ALU जो होता है वो जितने भी अर्थमेटिक और लॉजिकल डिसीजंस होते हैं, अर्थमेटिक कैलकुलेशंस और लॉजिकल डिसीजंस जो भी हम करेंगे, ठीक है, वो ALU रिस्पॉन्सिबल है करने के लिए। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होती है वो सुपरवाइज करती है, कोऑर्डिनेट करती है सारे कंपोनेंट्स को। CPU में ही बेसिकली ALU और कंट्रोल यूनिट जैसे कंपोनेंट्स आते हैं। तो अभी हम उस पर भी एक बार देखेंगे क्या है। उसके बाद जो सेकेंडरी स्टोरेज होता है ये होती है हमारी हार्ड डिस्क, ठीक है। ये चीप होता है, लॉन्ग टर्म होता है। जो भी डेटा आप इसमें स्टोर करते हैं वो इसमें स्टोर होता है। आप अगर पावर ऑफ करके ऑन करेंगे तो भी आपका डेटा आपको इंटैक्ट मिलेगा। बल्कि जबकि जो हम रैम में स्टोर करेंगे, मेमोरी यूनिट जो हमने बात करी, जो हम रैम में स्टोर करेंगे वो हमारा टेम्पररी होता है, वो हमारा वॉलेटाइल होता है। वॉलेटाइल मतलब कि वो जब हम अगर रीस्टार्ट करते हैं हमारे सिस्टम को तो वो नहीं होता वहाँ, ठीक है। ठीक है, तो अब हम आइए देख लेते हैं कि किस तरह से ये सारे कंपोनेंट्स एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं या ये किस तरह से वर्क करते हैं। तो अगर आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास जो बीच का सिंबल है, बीच का जो ब्लॉक है, जो हमारा इनपुट वाला बॉक्स है, ये सारे इनपुट डिवाइसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब भी हम सिस्टम में इनपुट देते हैं तब क्या होता है कि वो इनपुट या तो हम सीधा ALU को देते हैं और या फिर हम हमारी रैम में जाकर वो इनपुट स्टोर होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे कुछ ABCD इस तरह का देख सकते हैं। तो जो A है, जो कंट्रोल यूनिट से जो हमारा ALU में एक एरो जा रहा है जिसे A कहा गया है, इसका मतलब है कि जो कंट्रोल यूनिट है वो सिग्नल देगी ALU को कि नाउ यू कैन स्टार्ट योर प्रोसेसिंग। हम इनपुट लेंगे, वो इनपुट या तो ALU में जाएगा जो कि B दर्शा रहा है, और या फिर जो ALU में हमारा इनपुट है वो मेमोरी से आएगा, ठीक है। तो जब भी हमें कंट्रोल यूनिट ने सिग्नल दिया कि आप अपना काम शुरू कर सकते हैं, तो ALU को कुछ इनपुट चाहिए, किस डेटा पे प्रोसेस करना है। तो या तो वो मेमोरी से उठाएगा डेटा को या फिर किसी इनपुट डिवाइस के जरिए वो इनपुट आएगा। जब उसने प्रोसेसिंग कर ली तो उसके बाद आप देख सकते हैं D मतलब वो जो आउटपुट है वो या तो D मतलब मेमोरी में सेव होगा और या फिर वो डायरेक्ट आपको आउटपुट डिवाइसेस पे, आपके आउटपुट यूनिट में दिख जाएगा, या तो स्क्रीन पे दिखेगा या जैसे भी हो वैसे दिखेगा, ठीक है। तो ये है हमारा ALU का काम। इसके बाद आप देखिए कंट्रोल यूनिट रिस्पॉन्सिबल होती है सारा मैनेज करने के। तो जब भी हमें सिग्नल मिलेगा, जब भी हमें इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे, तो हम क्या करेंगे, तो मान लीजिए हमें एक इंस्ट्रक्शन को रन करना है, तो वो इंस्ट्रक्शन कहाँ स्टोर होगा, मेमोरी में स्टोर होगा, ठीक है। तो वो मेमोरी का जो एड्रेस है वो दर्शा रहा है जी एक मेमोरी एड्रेस है। तो कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, उस पर्टिकुलर मेमोरी एड्रेस पे जाएगा और वहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन लिखा है उसको फेच करेगा, ठीक है। अब आप यहाँ पर एक वर्ड आया है फेच, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। फेच बोल लीजिए, लोड बोल लीजिए। तो हमारा जो इंस्ट्रक्शन जो भी हम लिखेंगे ना वो यहाँ पर लोड होगा। उसके बाद कंट्रोल यूनिट उस इंस्ट्रक्शन को डिकोड करेगा, ठीक है, और फिर वो आगे इसे एग्जीक्यूशन के लिए पहुँचाएगा, ठीक है। और एग्जीक्यूट होने के बाद हमारा आउटपुट आ जाएगा। तो बेसिकली ये जो साइकिल है ये कैसे चलेगी, कुछ इनपुट आएगा, मेमोरी में स्टोर होगा, वो इनपुट जो है वो प्रोग्राम भी हो सकता है, इंस्ट्रक्शंस भी हो सकते हैं, डेटा भी हो सकता है, वो मेमोरी में स्टोर होगा। मेमोरी से वो जाएगा हमारी कंट्रोल यूनिट में और कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, उसको डिकोड करेगा। तो कंट्रोल यूनिट पहले तो मेमोरी में से उसे फेच करेगा, फिर उसे डिकोड करेगा और जो भी उसमें लिखा होगा उस हिसाब से वो इंस्ट्रक्ट करेगा बाकी सभी कंपोनेंट्स को काम करने के लिए। और फाइनली एक आउटपुट हमारा
किसी भी तरह, या तो आउटपुट स्क्रीन पे दिख जाएगा या कहीं मेमोरी में स्टोर हो जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन कि वो इंस्ट्रक्शन क्या है। ठीक है, तो ये एक मोटा मोटा पिक्चर है जो आपको बता रहा है कि कंप्यूटर में एक्चुअली इंटरनली क्या होता है जब आप कोई सा भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, तो जो सीपीयू है वो किस किस से मिलके बना होता है? एएलयू, जो अभी हमने देखी, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, जहाँ पे सारे मैथ और लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। एक कंट्रोल यूनिट होती है जो डायरेक्ट करती है ऑपरेशंस को टाइमिंग और कंट्रोल सिग्नल्स के ज़रिए। एक और यहाँ पे टर्म है रजिस्टर्स। ये रजिस्टर्स क्या होते हैं? ये रजिस्टर्स बेसिकली और ज़्यादा छोटी मेमोरी यूनिट होते हैं जो बहुत ज़्यादा सीपीयू के करीब होते हैं। तो मेमोरी में से, मतलब रैम में से डेटा उठ के पहले रजिस्टर्स में आता है, इंस्ट्रक्शंस और डेटा उठ के पहले रजिस्टर्स में आता है, और फिर जो सीपीयू है वो इस रजिस्टर में से उस डेटा को या इंस्ट्रक्शंस को लेता है। ठीक है, तो आपके लिए, अगर आप बिगनर्स हैं कंप्यूटर में, तो आपके लिए बस इतना ही जानना ज़रूरी है कि जो सीपीयू है वो एक तरह से कंप्यूटर का ब्रेन है। सीपीयू के बिना कुछ नहीं होगा। ठीक है, और सीपीयू जो होता है वो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट एएलयू से मिलके बना होता है, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। रजिस्टर शॉर्ट टर्म के लिए कुछ कुछ स्टोर करता है, कंट्रोल यूनिट उसको डिकोड करके इंस्ट्रक्शन देती है, और एएलयू उसको एग्जीक्यूट करता है। कुछ इस तरह से होता है, राइट। उसके बाद हम सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, मेमोरी यूनिट, जो इंस्ट्रक्शंस को, डेटा को स्टोर करती है। मेमोरी यूनिट मतलब रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, इनपुट मैंने आपको बताया, कीबोर्ड हो सकता है, माइक्रोफोन हो सकता है, माउस हो सकता है, डिस्क ड्राइव हो सकती है क्योंकि आप वहाँ से भी कुछ इनपुट लेते हैं। आउटपुट में मॉनिटर हो सकता है आपका, कुछ इंडिकेटर लाइट्स हो सकती हैं, स्पीकर हो सकता है, डिस्क ड्राइव आपका आउटपुट भी हो सकती है क्योंकि हो सकता है आप कुछ रिजल्ट्स वहाँ पे जाके स्टोर करें। ठीक है, तो इस तरह से ये इनपुट और आउटपुट यूनिट्स होती हैं। एएलयू के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो एएलयू जो होता है वो, उसमें जो डेटा है वो या तो इनपुट डिवाइसेस से आ सकता है या आपकी मेमोरी यूनिट से आ सकता है, और जब एएलयू प्रोसेसिंग कर लेगा तो जो आउटपुट है वो या तो आपकी मेमोरी में जाके स्टोर होगा या डायरेक्टली जो आउटपुट यूनिट है उसमें जाके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही जो मेमोरी यूनिट है या रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम जिसे हम कहते हैं, ये जो है ये क्या करेगी? सारे इंस्ट्रक्शंस और डेटा को स्टोर करती है। अब यहाँ हम कुछ इम्पॉर्टेंट बातें डिस्कस करेंगे जो शायद आप पहली बार सुन रहे होंगे। जो रैम होता है, जो रैम, आपकी जो रैम होती है ना, आपने कई बार देखा भी होगा, अगर आपके पास डेस्कटॉप है तो एक रैम हम 4 GB की या 8 GB की एक लंबी सी चिप लाते हैं और उसको हम इंसर्ट कर सकते हैं हमारे मदरबोर्ड में। कई बार हम रैम बढ़ाते हैं, इस तरह का कुछ आपने सुना होगा। तो बेसिकली रैम होता क्या है? रैम जो होती है वो मतलब एक, आप बोल सकते हैं कि ब्लॉक ऑफ एरेज। ठीक है, इस तरह से वो डिवाइडेड होती है। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी बाइनरी डिजिट्स के बारे में। ठीक है, जो कंप्यूटर होता है ना वो सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझता है, और वो है 0 और 1 की भाषा, जिसे हम मशीन कोड भी कहते हैं। कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 में समझता है। उसके लिए सिग्नल है तो 1, सिग्नल गया तो 0। ठीक है, तो 0 1 0 1 इस तरह से बाइनरी डिजिट्स कंप्यूटर समझता है, इसके अलावा कुछ नहीं समझता। और हर एक बाइनरी डिजिट को हम बोलते हैं बिट। ठीक है, जैसे कि अगर आप ह्यूमंस की बात करें तो हम लोग जनरली जो काम करते हैं हम डेसिमल में काम करते हैं। डेसिमल मतलब हमारे पास 10 डिजिट्स हैं, 0 to 9, ये 10 डिजिट्स है, और इन 10 डिजिट्स से हम अपने नंबर्स हो गया, ये हो गया, ये सब बनाते हैं। वैसे ही कंप्यूटर के पास सिर्फ 2 डिजिट्स है, 0 या 1। ठीक है, तो इसलिए इसे कहा जाता है बाइनरी डिजिट। तो 0 मतलब ऑफ और 1 मतलब ऑन। ठीक है, अब इसे बिट कहते हैं। 8 ऐसे बिट को मिला लिया जाए तो एक बाइट बनता है। तो रैम में जो डेटा स्टोर होता है वो बाइट्स के फॉर्म में होता है। हर एक बाइट 8 बिट की होती है, और हर एक बिट या तो 0 होगी या तो 1 होगी। ठीक है, तो जो मेमोरी यूनिट होती है वो स्टोरेज का काम करती है। उसमें आप फाइनल रिजल्ट स्टोर कर सकते हैं, कुछ ऑपरेशन स्टोर कर सकते हैं, इंटरमीडिएट रिजल्ट स्टोर कर सकते हैं। और स्टोर किस तरह से होगा? 0 और 1 के फॉर्म में, बाइनरी के फॉर्म में। ठीक है,
ओके। अब हम आते हैं हमारी कंट्रोल यूनिट पे। तो जैसे मैंने आपको बताया, जो कंट्रोल यूनिट है उसके मेन काम है इंस्ट्रक्शंस को फेच करना, जो कि सेकेंड पॉइंट में लिखा है, इट फेचेस एज इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी। ठीक है, और किस लोकेशन से फेच करना है वो हम एड्रेस के थ्रू बताएंगे। एक बार फेच हो गया तो फिर हम उसे डिकोड करेंगे। ठीक है, तो ये आपके फिफ्थ पॉइंट में लिखा है, आफ्टर डिकोडिंग दिस इंस्ट्रक्शन द कंट्रोल यूनिट ट्रांसमिट अप्रोप्रिएट सिग्नल टू अदर यूनिट्स इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट इट। ठीक है, तो ये एक साइकिल है, फेच किया, डिकोड किया, एग्जीक्यूट किया, फेच किया, डिकोड किया, एग्जीक्यूट किया। और कौन कर रहा है? कंट्रोल यूनिट। फेच कहाँ से हो रहा है? रैम से हो रहा है। डिकोड हो रहा है कंट्रोल यूनिट में, और उसके बाद वो एग्जीक्यूशन के लिए एएलयू के पास जा रहा है। और ये चलता रहता है, ये जो फेच और एग्जीक्यूशन का साइकिल है, फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट, ये साइकिल चलता रहेगा जब तक कि आपका सिस्टम ऑन है। ठीक है, तब तक ये साइकिल चलता रहेगा। तो इस तरह से कंप्यूटर आर्किटेक्चर की हमने बात करी। अब आइए हम जान लेते हैं कुछ सॉफ्टवेयर्स के बारे में। तो जैसे कि मैंने कहा कि आपको जब भी इन हार्डवेयर्स पे काम करना है तो आपको प्रोग्राम जो लिखोगे वो एक्चुअली सॉफ्टवेयर्स कहलाते हैं, है ना। तो कुछ कॉमन सॉफ्टवेयर्स जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इसेंशियल है, इसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता। सबसे पहला ऐसा सॉफ्टवेयर है ऑपरेटिंग सिस्टम। दिस इज़ हार्ट ऑफ ऑल द सॉफ्टवेयर्स। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ये एक इंटरफेस होता है जो हार्डवेयर और यूज़र के बीच में होता है। तो जैसे कि आपके पास लैपटॉप होगा, डेस्कटॉप होगा, जो भी है वो हार्डवेयर है। ठीक है, और आप यूज़र हैं। वो समझता है मशीन कोड, 0 और 1 की भाषा। अब मुझे उससे कम्युनिकेट करना है, मुझे उसे इंस्ट्रक्शन देना है, तो मुझे कुछ एक बीच में इंटरफेस चाहिए। ठीक है, तो मैं जो लैंग्वेज समझती हूँ, मैं उस लैंग्वेज में या मेरी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग मैं एक सॉफ्टवेयर को इंस्ट्रक्शन दूंगी, और वो सॉफ्टवेयर इन टर्न उसको कन्वर्ट करेगा जो भी लैंग्वेज में जो मशीन समझती है, एक्चुअली जो मशीन समझ पाए। तो इसी तरह का एक इंटरफेस है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि बहुत बेसिक इंटरफेस है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के आप किसी भी कंप्यूटर पे काम नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो इट इज़ अ इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड यूज़र, एंड इट प्रोवाइड्स एन ईजी एंड इफ़िशिएंट यूज़ ऑफ सिस्टम रिसोर्सेज। अब हम देखते हैं इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले सिंगल यूज़र बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम आते थे, जो सिर्फ अलाउ करते थे सिर्फ एक जॉब एक टाइम पे चले। एक यूज़र एक जॉब को एक सिस्टम पे रन कर सकता है, बस। ठीक है, तो आपने कई पुराने लोगों से सुना होगा कि पहले जब हम कोडिंग करते थे तो हम अपने प्रोग्राम्स लिखकर एक हम वहाँ पे एक जॉब कलेक्टर होता था, उसको देकर आते थे, और 2-3 दिन बाद जाके हम बोलते थे कि भी इसका आउटपुट क्या आया है, हमें दे दो। ठीक है, तो ऐसा क्यों? क्योंकि वो एक ही सिस्टम होता था और वो एक बार में एक ही जॉब को प्रोसेस करता था, तो वहाँ पे क्यू लगानी पड़ती थी। ठीक है, उसके बाद और इवोल्यूशन हुआ, हम लोग मल्टीपल जॉब्स एक साथ में देने लगे। ठीक है, और हुआ मल्टीपल प्रोग्राम्स हम रन कर सकते हैं। आज अगर आप देखें तो अगर हम अपने कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो पीछे हम बैकग्राउंड में गाना भी चला सकते हैं, प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं। अगर इंटरनेट हम यूज़ करें तो इंटरनेट ब्राउज़र्स भी हम चलाकर उस पर भी हम कुछ कर सकते हैं, मतलब मल्टीपल प्रोग्राम्स को हम रन कर सकते हैं। इवन हम हमारा रिसोर्सेज को शेयर भी कर सकते हैं। एक ही सिस्टम पे मल्टीपल यूज़र्स मल्टीपल काम कर सकते हैं। तो अब हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए वो अलाउ करते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी टास्किंग, मल्टी यूज़र टाइप का एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये हुई ऑपरेटिंग सिस्टम की बात। अब अगर मैं तो दूसरे जो सॉफ्टवेयर हैं वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ठीक है, जो हम प्रोग्राम लिखेंगे, जो हम चाहते हैं करना, वो हम कैसे लिखेंगे? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के थ्रू। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हमें अलाउ करेगा कुछ प्रोग्राम्स बनाने के, और इन्हीं प्रोग्राम्स को सॉफ्टवेयर्स भी कहा जाता है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता क्या है? ये एक वोक्यूबलरी होती है या सेट ऑफ रूल्स होता है जो इंस्ट्रक्ट करता है कंप्यूटर को कुछ स्पेसिफिक काम करने के लिए। तो जैसे सी की एक अलग सेट ऑफ रूल्स है, C++ के अलग सेट ऑफ रूल्स है, जावा के अलग सेट ऑफ रूल्स है। ठीक है, तो ये डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक्चुअली कुछ नहीं है, ग्रामर है वो। जैसे इंग्लिश एक लैंग्वेज है, वैसे सी भी एक
एक लैंग्वेज है, बस वो प्रोग्राम करने के लिए यूज़ होती है। तो इंग्लिश क्या है? इट इज़ अ सेट ऑफ रूल्स, इट इज़ अ सेट ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स। आप अगर उसको प्रॉपरली समझ के बोलेंगे तो वो एक लैंग्वेज बन जाएगी, ठीक है। उसी तरह जो हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है उसमें भी कुछ रूल्स होते हैं। उन रूल के अकॉर्डिंग अगर आप कुछ इंस्ट्रक्शंस देंगे, प्रोग्राम लिखेंगे, इट विल बिकम अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, अब अगर मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के इवोल्यूशन की बात करूं तो हमने स्टार्ट किया था मशीन लैंग्वेज से। तो पहले जो प्रोग्राम लिखते थे वो 0 और 1 के लैंग्वेजेस में लिखते थे, ठीक है। तो वो स्ट्रिंग्स ऑफ नंबर्स होते थे जो कि मशीन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस होते थे। तो मान लीजिए हमें अगर प्रोग्राम को लोड करना है तो उसके लिए हमने करा कि 13 जो नंबर है, 13 मतलब प्रोग्राम को लोड करेंगे और 13 के बाद कुछ मेमोरी एड्रेस देंगे कि आपको इस जगह से इस नंबर को लोड करना है। 14 मान लीजिए एडिशन के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये क्या होता था, ये मशीन स्पेसिफिक होता है। जैसी मशीन तो उसमें जैसे हमने अकॉर्डिंग उसको वो इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं वो उसके अकॉर्डिंग होता है। तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल देख रहे हैं ना, इसमें 13 जो है वो है लोड के लिए, 14 जो है वो है ऐड के लिए, या आप 1300 भी बोल सकते हो इसको, ठीक है। और उसके बाद आपने मेमोरी की लोकेशन दे रखी है, ठीक है। तो इस तरह से ये मशीन लैंग्वेज होती थी। इसमें प्रोग्राम करना बहुत टफ, बहुत एरर प्रोन और बहुत डिफ़िकल्ट है। इसके बाद जो इवोल्यूशन हुआ वो आई हमारी सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज, जिसे हमने कहा असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज जो थी वो इंग्लिश टाइप लैंग्वेज थी। अब आपको नंबर्स नहीं लिखना, आप क्या लिख दो, लोड लिख दो। आप लोड लिख दोगे तो अकॉर्डिंगली वो समझ जाएगा कि इन्हें इस पर्टिकुलर लोकेशन से प्रोग्राम को लोड करना है, इस पर्टिकुलर वेरिएबल को ऐड करना है, इस जगह जाकर टोटल वैल्यू को स्टोर करना है, ठीक है। उसके बाद आई, तो यह थी असेंबली लैंग्वेजेस। उसके बाद आई हमारी थर्ड जनरेशन लैंग्वेज जिसे हम कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। तो आज हम जितने भी लैंग्वेजेस देखेंगे या सीखते हैं, हम जनरली हाई लेवल लैंग्वेजेस सीखते हैं। ये इसमें हम बिल्कुल इंग्लिश की तरह लैंग्वेज लिखते हैं, मैथमेटिकल नोटेशंस यूज़ करते हैं, और उसके बाद कंपाइलर का काम होता है कि वो उसे कन्वर्ट करे मशीन लेवल लैंग्वेज में, ठीक है। तो जैसे हमने लिखा ग्रॉस पे इज इक्वल टू बेस पे प्लस ओवर टाइम। अब आपको ये लाइन देख के ही समझ में आ रहा होगा कि हमें क्या करना है। जो ग्रॉस पे है वो बेस पे और ओवर टाइम को ऐड करके वो वैल्यू होगी ग्रॉस पे की, है ना। तो तीनों में देखिए सेम लाइन लिखी है, लेकिन आपको एज ए यूज़र कौन सी लाइन ज़्यादा समझ में आ रही है, लास्ट वाली। तो यही बेनिफिट है हाई लेवल लैंग्वेजेस का। लेकिन मशीन नहीं समझती है ये लैंग्वेज, ठीक है। तो कंपाइलर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कन्वर्ट करता है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में। अगर आप असेंबली लैंग्वेज में कोई प्रोग्रामिंग लिखेंगे तो असेंबलर वो सॉफ्टवेयर होता है जो ट्रांसलेट करता है असेंबली लैंग्वेजेस को मशीन लैंग्वेज में, क्योंकि मशीन सिर्फ मशीन लैंग्वेज ही समझ सकती है, ठीक है। तो बीच में हमें और सॉफ्टवेयर्स और प्रोग्राम बनाने पड़ेंगे जो हमारे प्रोग्राम को कन्वर्ट कर दे मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में, ठीक है। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हायरार्की है। सबसे नीचे हार्डवेयर्स है, उसके ऊपर मशीन लैंग्वेज है। हार्डवेयर जो है वो मशीन लैंग्वेज को ही समझते हैं। उसके बाद हमारी असेंबली लैंग्वेज आती है जो काफ़ी क्लोज है मशीन लेवल लैंग्वेज से, लेकिन ये हाई लेवल लैंग्वेज जितनी ईजी टू अंडरस्टैंड नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस में फोर्ट्रैन, सी, पास्कल, C++, जावा, पाइथन, ये सारी जो है ये हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। और ये जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, जब भी हम इन लैंग्वेजेस में प्रोग्राम लिखेंगे, हमें कंप्यूटर तो सिर्फ मशीन लैंग्वेज ही समझते हैं, तो हमें अगर हम असेंबली लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं या इंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं तो एक असेंबलर सॉफ्टवेयर चाहिए, हमें एक असेंबलर प्रोग्राम चाहिए जो क्या करेगा, हमारी असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को कन्वर्ट करेगा मशीन लेवल इंस्ट्रक्शंस में, ठीक है। उसी तरह कंपाइलर क्या करता है, वो हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है मशीन लैंग्वेज में, राइट। तो अब जब हम सी पढ़ेंगे तो सी हमारी हाई लेवल लैंग्वेज है, और हम देखेंगे कि किस तरह हम जब हम एक बार हम सी का प्रोग्राम लिख लेते हैं
लिखने के बाद हमें कंपाइलर जो कि एक दूसरा सॉफ्टवेयर है या दूसरा प्रोग्राम है उसको रन करना पड़ेगा, और ये कंपाइलर क्या करेगा, ये आपके प्रोग्राम को लेगा और मशीन कोड में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद आप जाकर वो मशीन कोड वाली फाइल चला सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे। तो हमारा ट्रांसलेशन कैसे होता है हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में। तो आपने मान लीजिए C++ या किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा, कंपाइलर को दिया, कंपाइलर क्या करता है, ऑब्जेक्ट कोड जनरेट करता है उस प्रोग्राम का। ठीक है, उसके बाद कई बार उस प्रोग्राम में हम यूज़ करते हैं कि वो दूसरे प्रोग्राम को भी यूज़ कर रहा है ना। जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज होती है, कोई दूसरी लाइब्रेरीज है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कोड है, उसको भी हम रीयूज़ करते हैं। जब हम C पढ़ेंगे तो हम इस चीज़ को देखेंगे। तो इसके बाद लिंकर क्या करता है, आपके प्रोग्राम को और जहाँ भी आपने लिंकिंग कोड दे रखा है उसको लिंक करेगा और फाइनली एक फाइल बनाएगा, मशीन एग्जीक्यूटेबल होगी जो फाइल। आप जैसे ही उसको रन करेंगे आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो जनरली ये जो हम प्रोग्राम लिखते हैं इसे हम सोर्स कोड बोलते हैं। जो हाई लेवल लैंग्वेज में हम जो प्रोग्राम लिखते हैं ना, इसे हम कहते हैं ये सोर्स कोड है। जो सोर्स कोड होता है कंपाइलर उसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है। लिंकर सारे ऑब्जेक्ट कोड को लिंक कर कर एक मशीन कोड में कन्वर्ट करता है और इस मशीन कोड को हम एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, तो ये स्टेप्स इंपॉर्टेंट है, आप अभी थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। जब हम एक्चुअली एक C प्रोग्राम आपको रन करके बताएंगे तब आप देखेंगे कि ये सारे स्टेप्स कैसे फॉलो हो रहे हैं। राइट, ओके। अब एक और हमने देखा था इंटरप्रेटर। तो हमने ऑपरेटिंग सिस्टम देखा, कंपाइलर देखा, असेंबलर देखा, और ये तीनों आपको समझ में आ गए होंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो इंटरफेस होता है हार्डवेयर और यूज़र के बीच में। कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में करता है, असेंबलर असेंबली लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में करता है। ये इंटरप्रेटर क्या है, तो इंटरप्रेटर जो होता है ये भी हमारा हाई लेवल इंस्ट्रक्शंस को कन्वर्ट करता है, लेकिन ये इंटरमीडिएट फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ठीक है, और ये जब कन्वर्ट करता है ना तो ये क्या होता है, ये लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होता है। मतलब ये एक लाइन को कन्वर्ट करेगा, फिर वो एक लाइन एग्जीक्यूट होगी। कंपाइलर क्या करता है, पूरा प्रोग्राम लेता है, पूरे प्रोग्राम को कन्वर्ट करके आपको एक एग्जीक्यूटेबल बना के दे देगा। ठीक है, और उस एग्जीक्यूटेबल को आप एग्जीक्यूट कर लीजिए। जबकि इंटरप्रेटर क्या करेगा, एक लाइन को कन्वर्ट करेगा, आप उसको एग्जीक्यूट करिए, फिर सेकंड लाइन को कन्वर्ट करेगा, आप उसको एग्जीक्यूट करिए। ठीक है, अब दोनों के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। कभी कभी हमें इंटरप्रेटर की ज़रूरत पड़ती है, कभी कभी कंपाइलर की। तो जो कंपाइलर होता है उसका एडवांटेज ये होता है कि वो फास्ट होता है। क्यों? क्योंकि आपने प्रोग्राम को ऑलरेडी कंपाइल्ड करके रखा है। अब आप उसको कितनी भी बार रन कर दीजिए, बार बार आपको कन्वर्जन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई प्रोग्राम मतलब किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंटरप्रेटर का यूज़ होता है तो आपको हर बार उसको हर बार उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग। इंटरप्रेटर इज स्लोअर देन कंपाइलर। द रीज़न इज कंपाइलर को एक बार टाइम लगेगा, लेकिन एक बार प्रोग्राम कंपाइल्ड हो गया तो आपको दोबारा उसको कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस उस मशीन कोड को एग्जीक्यूट करते रहो, उस एग्जीक्यूटेबल फाइल को एग्जीक्यूट करते रहो। ठीक है, इंटरप्रेटर का हाउएवर एडवांटेज क्या है कि इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपका पूरा प्रोग्राम जब तक सही नहीं बनेगा तब तक आप कुछ आउटपुट ही नहीं देख सकते। ठीक है, तो ये एक एक मतलब जहाँ तक मान लीजिए आपने 100 लाइंस का कोड लिखा है, आपकी लाइन नंबर 80 पे एक एरर है, तो ये एटलीस्ट 79 तक तो रन कर देगा। लेकिन कंपाइलर ऐसा नहीं करेगा। कंपाइलर कंपाइल टाइम पे ही रोक देगा कि पहले इस एरर को सुधारिए तभी मैं कन्वर्ट कर पाऊंगा। जबकि इंटरप्रेटर क्या करेगा, 79 तक तो आपको रन कर देगा, फिर बोलेगा नाउ आई कैन नॉट रन। ठीक है, तो दोनों के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो कई बार इंटरप्रेटर जो होता है वो डेवलपमेंट के टाइम पे ज़्यादा यूज़ करते हैं ताकि प्रोग्रामर को पता पड़ जाए कि ठीक है इतना प्रोग्राम तो मेरा सही चल रहा है, इसके बाद मुझे टेस्ट करना है। ठीक है, बट एनीवेज दिस इज़ जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। तो ये कुछ सॉफ्टवेयर्स थे जो हमने देखे जो इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं वो किस तरह की होती हैं। तो इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हम देखेंगे। मेनली हम ये फर्स्ट 2 ही देखेंगे, वीकली टाइप्ड और स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेजेस और स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेजेस। ठीक है,
अब वीकली टाइप और स्ट्रांगली टाइप ये जो टाइप वाला इंफॉर्मेशन या टाइप्ड लैंग्वेजेस है, ये जो टाइप की इंफॉर्मेशन है ये रिलेटेड है डेटा टाइप से, ठीक है। अगर आपने पाइथन वाली सीरीज़ देखी होगी तो आप जानते होंगे कि किस डेटा टाइप्स क्या होता है, ठीक है। किसी भी वेरिएबल का किसी भी वेरिएबल में जिस तरह की वैल्यू को हम स्टोर करते हैं ठीक है, उस तरह का उसका डेटा टाइप होता है। जैसे इंटीजर स्टोर कर रहे हो, या आप फ्लोटिंग पॉइंट या डेसिमल स्टोर कर रहे हो, या आप उसमें स्ट्रिंग स्टोर कर रहे हो, इस तरह का, ठीक है। तो जब भी किसी लैंग्वेज में हमें स्ट्रिक्टली मेंशन करना पड़े कि इस वेरिएबल का टाइप ये है, तो फॉर एग्जांपल हमने लिखा int x इक्वल टू 5, मतलब हमने ये बोला है कि जो x नाम का वेरिएबल है वो इंटीजर टाइप का है। जब हम ये फिक्स कर देते हैं, ये हम इंफॉर्मेशन पहले ही बता देते हैं, तो ऐसी सारी लैंग्वेजेस जो इसको प्रमोट करती है, ठीक है, कि आपको पहले ही डेटा टाइप फिक्स करना पड़ेगा और आप बार बार चेंज नहीं कर सकते हो, ऐसी सारी लैंग्वेज स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेजेस होती हैं, ठीक है। तो इट इज़ मोर एडवांटेज टू डिक्लेयर द वैल्यू वेरिएबल एज इंटीजर वेन एवर इट इज़ पॉसिबल, ठीक है। स्ट्रांगली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ वन इन विच ईच टाइप ऑफ डेटा, चाहे वो इंटीजर हो, कैरेक्टर हो, डेसिमल हो, इट इज़ प्री डिफाइंड एज अ पार्ट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जब हम प्रोग्राम लिखेंगे तभी हमें बताना पड़ेगा कि जो x है वो इंटीजर टाइप का है, तो आप कभी भी x में किसी दूसरे टाइप की वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकते। तो हम एक तरह से एक स्ट्रिक्टनेस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो जब भी हम प्रोग्राम बनाएंगे हमें सारे वेरिएबल्स का टाइप प्री डिफाइन करना पड़ेगा। तो ऐसी सारी लैंग्वेजेस होती हैं स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेजेस। आप टाइप कास्टिंग कर सकते हैं, मतलब आप वैल्यू को एक टाइप से दूसरे टाइप में बदल सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल आप इंटीजर को फ्लोट में कर सकते हैं, राइट, फ्लोट को इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत कंस्ट्रेंड होता है। हर टाइप को हर दूसरे टाइप में आप कन्वर्ट नहीं कर सकते, और अगर आप टाइप कास्टिंग भी करेंगे तो जो वेरिएबल का टाइप है वो चेंज नहीं होगा। तो जैसे हमारा एग्जाम्पल था, हमने लिखा int x इक्वल टू 5। अब आप चाहें तो x को टाइप कास्ट करके कहीं और फ्लोट की तरह या डेसिमल की तरह यूज़ कर सकते हैं, लेकिन x का जो टाइप इंटीजर है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसी सारी लैंग्वेजेस जो एनफोर्स करे कंपाइल टाइम पे ही, जो एनफोर्स करे कि आपने प्रॉपर टाइप्ड स्ट्रक्चर को फॉलो करा है, आप उस पर कंप्लाई कर रहे हो या नहीं, तो ऐसी सारी लैंग्वेजेस को कहा जाता है स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज। और इसी के अपोजिट होती है वीकली टाइप लैंग्वेज, जो इन सब चीज़ों को फॉलो नहीं करती। तो हमने देखा था पाइथन में आप लिख दीजिए कि x इक्वल टू कोई स्ट्रिंग, तो वो स्ट्रिंग टाइप का हो जाएगा। अगर आप x इक्वल टू 5 लिख देंगे तो वो इंट टाइप का हो जाएगा। जावा स्क्रिप्ट जो कि एक बहुत ही वीकली टाइप लैंग्वेजेस है। तो बहुत सारी लैंग्वेजेस जो वीकली टाइप्ड है, बहुत सारी जो स्ट्रांगली टाइप है, और बहुत सारी जो कहीं इंटरमीडिएट लाई कर रही है, ठीक है। बट टाइप्ड इंफॉर्मेशन मतलब बेसिकली वो डेटा टाइप से रिलेटेड है। तो जो स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेजेस होता है उसका एडवांटेज ये होता है कि वो एक रिगरस सेट ऑफ रूल्स प्रोग्रामर को रिगरसली उसको जो सेट ऑफ रूल्स है उस पर कंप्लाई करना पड़ता है, उसको वो कंसिस्टेंसी देखनी पड़ती है। और एडवांटेज ये है कि इसमें कहीं भी हमारा एरर होने के चांसेस या अनएक्सपेक्टेड आउटपुट आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। और वहीं दूसरी तरफ डिसएडवांटेज ये है कि आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। आप कोई भी नए डेटा टाइप को ये इन्वेंट नहीं कर सकते हो, जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग आपको चलना होगा, ठीक है। इसके अलावा स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग, तो सी जो होती है वो स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेजेस में आती है। उसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग की। तो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग वो लैंग्वेजेस होती हैं जिसमें जब हम प्रोग्राम लिखेंगे तो हमें मॉड्यूलैरिटी प्रोवाइड हो, मतलब हम स्मॉल चंक्स में प्रोग्राम लिख सकें और फिर उन चंक्स को हम प्लग एंड प्ले कर सकें। उन चंक्स को हम कहीं भी फिट करके, कहीं से भी कॉल करके प्ले अराउंड कर सकें, ठीक है। तो सी में ये फंक्शनैलिटी हमें प्रोवाइड होती है यूजिंग फंक्शंस स्मॉल मॉड्यूल्स होते हैं जो हमें मॉड्यूलैरिटी प्रोवाइड करते। तो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच ऑफ राइटिंग द प्रोग्राम। इट इज़ वेरी क्लियर, ईजी एंड इट इज़ वेरी
ईजी टू टेस्ट एंड डीबग ऑल्सो, इट इज़ वेरी ईजी टू मॉडिफाई, क्योंकि आपका जो प्रोग्राम है वो मॉड्यूलर बना है। अगर किसी एक चंक में एरर आ रही है तो आपको सिर्फ उतने ही चंक को एडिट करना है या मॉडिफाई करना है या टेस्ट करना है, ठीक है। तो इससे काफ़ी ईजी हो जाता है प्रोग्रामर्स के लिए, डेवलपर्स के लिए उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड करना, राइट। So it is a technique for organizing and coding computer program in which a hierarchy of module is used, ठीक है। तो C is a structured programming language। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।